स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है शनिवार 14 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के किसानों को अब अपने खेतों की मिट्टी की सेहत जांचने के लिए दूर नहीं जाना होगा। बिहार सरकार की मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में बिहार के सभी 470 प्रखंडों में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। अब बिहार के किसान अपने प्रखंडों में ही अपने खेत की मिट्टी जाँच कर सकेंगे। ये बिहार सरकार की तरफ से ये अच्छी चीज़ है, खास करके किसानों के लिए। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ 52 लाख महिलाओं को मालामाल कर दिया है। 271 करोड़ रुपए जारी करके इन 52 लाख महिलाओं के बीच में बांट दिया है। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया है। इस कार्यक्रम में 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 61,29,548 लाभुकों को 254 करोड़ 45 लाख 5,900 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85,556 लाभुकों को 16 करोड़ 70 लाख 33,000 रुपये की राशि भेजी है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में अब तक का सबसे लंबा पावर कट हुआ है, जब पटना शहर के लगभग 10 लाख लोगों को 19 घंटे तक अंधेरे और फिर पसीने से तरबतर रहना पड़ा है। जब आपको बता दूं कि पूरे दिन बिजली पाने के लिए हाहाकार मचा रहा। राजधानी पटना में पहली बार इस तरीके की समस्या आई है। राजधानी पटना में इतने लंबे समय तक ब्लैकआउट वाली स्थिति शायद पहले कभी नहीं बनी थी। जहाँ ओवरहेड पुराना मीठापुर ग्रिड 30 वर्षों से अधिक समय तक चला, लेकिन ऐसी हालात नहीं हुई थी। यह ग्रिड में खराबी आती थी जिसे घंटों 2 घंटों में दूर कर लिया जाता था, लेकिन ये जीआईएस ग्रिड होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। आपको बता दूं कि पावर कट होने से करबाग से लेकर के करबेगिया मीठापुर बेऊर बाईपास 0 माइल तक दर्जनों मोहल्ले के लोग भीषण गर्मी में बिजली नहीं रहने से हलकान में रहे। जब लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई, जैसे तैसे लोगों की जाग करके रात कटी तो फिर दिन में पसीने से तरबतर होकर के पानी तक के लिए तरसते रहे। कई नौकरी पेशा वाले ऑफिस नहीं जा सके, कोई गया भी तो फिर बगैर लंच और फिर स्नान किए हुए वापस आ गए। दोस्तों बिहार की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन ने हाल ही में हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जिन प्रत्याशियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में 15,000 वोटों से अधिक अंतर से हार का सामना किया था, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा और यदि मिला भी तो महागठबंधन का सिंबल नहीं दिया जाएगा। जब लोकसभा चुनाव के दौरान कई महागठबंधन के उम्मीदवारों ने ये शिकायत की थी कि विधायकों से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आरजेडी नेतृत्व ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फिर पार्टी के शीर्ष नेता तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन और संवाद यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर फीडबैक इकट्ठा किया। अब पार्टी ने तय किया है कि जो विधायक या नेता पार्टी के साथ गद्दारी या फिर अंदरूनी नुकसान पहुंचाने में शामिल रहे हैं, उन्हें ना तो बख्शा जाएगा और ना ही टिकट दिया जाएगा। इन नेताओं की सारी गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा चुकी है और फिर पूरी लिस्ट तेजस्वी यादव के पास है। इस फैसले के बाद महागठबंधन के भीतर कई नेताओं में संकट और फिर असमंजस की स्थिति है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव इस बार संगठनात्मक मजबूती और फिर वफादारी को सबसे बड़ी कसौटी मान रहे हैं और फिर टिकट वितरण में कोई भी समझौता नहीं होगा। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा रवैया देखा गया है जो देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों की बेइज्जती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन 11 जून को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया, जब समर्थकों ने केक काटे, मिठाइयाँ बांटी, बड़े स्तर पर उत्सव मनाया गया। कई कार्यकर्ता तो व्यक्तिगत रूप से लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पूरे घटनाक्रम की तस्वीर ही बदल दी है। इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव अपने निवास पर कुर्सी पर आराम से बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि उनके समर्पित कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ना तो मुस्कुराते हैं और न ही प्रतिक्रिया देते हैं, न ही समर्थकों को धन्यवाद देते हैं। उनका हाव भाव ऐसा नजर आ रहा है कि मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। या मतलब देख ऐसा लग रहा है कि कोई
एरोगेट आदमी बैठा हुआ है। जब ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। जब कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि जो समर्थक लालू प्रसाद यादव के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हीं के प्रति इतना बेरुख रवैया क्यों है? जहाँ लोगों का कहना है कि ये वही कार्यकर्ता है जिनके दम पर आरजेडी बिहार की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाई है। अगर नेता ही अपने समर्थकों को सम्मान नहीं देगा तो फिर पार्टी के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। वहीं पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या उनकी कोई भी आत्मसम्मान नहीं है? क्या वे सिर्फ दिखावती सम्मान के लिए ही बार बार अपमान रहते सहेंगे? लालू यादव की तरफ से अभी तक इस वीडियो पर कोई भी सफाई नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस जरूर शुरू हो गई है। ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राजनीति में समर्पण का कोई मोल नहीं रह गया है। दोस्तों, अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब नीतीश सरकार एक्टिव हो गए हैं। जहाँ दरअसल बात है कि अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब नीतीश सरकार भी एक्टिव हो गई है। बिहार सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में सरकार की ओर से अपील की गई है कि अगर विमान हादसे में राज्य का कोई व्यक्ति हताहत हुआ है तो फिर उसकी सूचना बिहार सरकार को दी जाए। यह पत्र में लिखा गया है कि इस घटना के संबंध में यदि बिहार राज्य के किसी नागरिक के प्रभावित होने की जानकारी हो तो फिर आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 06122294 और 06122294 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। यह टोल फ्री नंबर 1070 पर भी फोन किया जा सकता है। बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। जी हाँ, ये कहना है गिरिराज सिंह का। दरअसल बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर में कहा कि बिहार की जनता को तय करना है कि बिहार को बंगाल बनाना है या फिर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। जंगल राज चाहिए या फिर विकास का डबल इंजन। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नेता नहीं बल्कि बिहार की जनता लड़ेगी। ये बातें केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों और फिर सुशासन के रिकॉर्ड को लेकर के विकसित भारत के समर्पित मोदी सरकार विषय पर आयोजित विशेष प्रोफेशनल मीट में कही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। बालाकोट स्ट्राइक से लेकर के तेजस, ब्रह्मोस, INS विक्रांत और फिर S-400 जैसे अत्याधुनिक संसाधनों से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। नक्सलवाद पर कार्रवाई से हिंसा में 70% की गिरावट आई है। टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता और फिर सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर का एक मशहूर चावल कतरनी चावल अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खुशबू, स्वाद और मुलायमपन के लिए जाने जा रहा है। जहाँ खास बात यह है कि इस चावल को GI टैग मिल चुका है, जिससे इसकी मांग और कीमत दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। जब पहले इस खास किस्म के चावल की खेती सिर्फ 500 एकड़ जमीन पर होती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर के 3000 एकड़ तक पहुँच गया है। जैसे अब किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। जब कुछ साल पहले तक कतरनी चावल और फिर इससे बना चूरा केवल त्योहारों और फिर खास मौके पर बिकता था, जब किसानों को ना तो सही दाम मिलते थे और ना ही बाजार। इसी वजह से बहुत कम किसान इसकी खेती करते थे। लेकिन अब GI टैग मिलने के बाद से हालात बदले हैं। अब किसान कतरनी चावल की खेती में दिलचस्पी ले रहे हैं। जब पहले ये चावल सिर्फ 500 एकड़ में उगाया जाता था, लेकिन अब इसकी खेती 3000 एकड़ तक पहुँच गई है और फिर इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिल रही है। साथ ही साथ बाजार भी बढ़ा हुआ है। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है और फिर इलाके की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। आपको बता दें कि सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को अच्छे बीज दिए, जब खेती के नए तरीके सिखाए, जब बाजार से जोड़ने में मदद की। इसका असर साफ दिख रहा है। जब पहले कतरनी चावल की कीमत 60 से 80 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर के 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। इससे किसानों की आमदनी में भी बड़ा सुधार हुआ है। कतरनी चावल की खासियत की बात करें तो इसकी खुशबू और फिर मिठास इसे खास बनाती है। चावल बहुत मुलायम होता है और फिर खीर बनाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इससे बना चूरा इतना नरम होता है कि बिना भिगोए ही खाया जा सकता है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की तरह ही बिहार का एक मंदिर है जो विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं से लैस की जाएगी। जब बिहार के वैशाली जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा हरिहरनाथ मंदिर को अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह सरकार द्वारा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना के तहत पहले चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मंदिर के आसपास के पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं और फिर
फिर पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। जहाँ सोनपुर स्थित ये मंदिर अपनी धार्मिक विशिष्टता के कारण विशेष महत्व रखता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव और फिर भगवान विष्णु की एक ही शिवलिंग में स्थापना है। यही कारण है कि ये मंदिर आम जनमानस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों और फिर जनप्रतिनिधियों की भी गहरी आस्था का केंद्र है। दोस्तों, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, नीतीश की या तेजस्वी यादव की? बिहार विधानसभा चुनाव से एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है जो हम आपको भी बताने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को नुकसान हो सकता है। वहीं पर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचकर के सरकार बना सकता है। जहां पोल ट्रैकर द्वारा 15 मार्च से 5 जून तक किए गए इस सर्वे में 5 लाख से ज़्यादा लोगों से बातचीत की गई, जिसके मुताबिक महागठबंधन को 44.2% वोट शेयर के साथ करीब 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 112 सीटें जीत जा सकती है। जहां विधानसभा चुनाव में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में ओपिनियन पोल में महागठबंधन का आंकड़ा सत्ता के समीकरण को बदल सकता है। इससे नीतीश कुमार के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल हो सकती है। वहीं पर सर्वे में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के लिए उम्मीदें कम हुई है, जब पार्टी को केवल 2.7% वोट मिलने की उम्मीद है और फिर वे केवल 1 सीट जीत सकती है। जब प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की शुरुआत की थी और घोषणा की थी कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसे बिहार में नया विकल्प बताया था, लेकिन इसे अपेक्षित स्तर का जन समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने बच्चों के स्वास्थ्य और फिर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत 13 जून से 16 जून 2025 तक जिले के सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11 बजे के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। या इसके अलावा प्री स्कूल और फिर आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियां सुबह 10 बजे के बाद बंद रहेगी। ये कदम बच्चों को दोपहर की तपती गर्मी और फिर लू से बचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि उच्च तापमान से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अब चुनावी दांव खेलने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का एक मशहूर सिंगर तैयार है। दरअसल बात है कि क्या आपको याद है भोजपुरी इंडस्ट्री का वो गाना जिसे मिलियन नहीं बल्कि बिलियन में व्यूज़ मिले थे? वह गाना है हेलो कौन हम बोल रहे हैं। ये गाना बहुत फेमस हुआ था और सबसे बड़ा हिट गाना बना था। इस गाने को भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने गाया था। जब अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीतने वाले रितेश पांडे अब चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान खुद किया है। वो बिहार के कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे थे। जब आपको बता दूं कि रितेश पांडे ने भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा पहले ही जाहिर की थी। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन के कार्यों की काफ़ी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे देश का विकास होगा। शिक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि बच्चे स्कूल आने के लिए एक्साइटेड रहे। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने कहा कि हम जनता से सेवा का मौका मांगने आए हैं, जहां हम वादा करते हैं कि कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम चाहे किसी भी पार्टी के साथ जाएं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ज़रूर। पार्टी इतनी जल्दी टिकट क्लियर नहीं करती है, जिस वजह से मुझे भी बताने में देरी हो रही है। यह हमारा एक ही मकसद है, शिक्षा में सुधार लाना और फिर उद्योग बिहार में रहे। उन्होंने कहा है कि पहले सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन आज बहुत अच्छी हो गई है। हमारा उद्देश्य शिक्षा को और बेहतर बनाना है। अगर मैं चुनाव यहाँ से जीतूंगा तो फिर शिक्षा पर ऐसा काम करूंगा कि बच्चे स्कूल अपनी मर्जी से आएंगे और फिर पढ़ेंगे भी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की राह आसान नहीं है, क्योंकि माले और फिर मुकेश सहनी मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा परेशानी अगर कोई खड़ी कर रहा है तो वे छोटे दल है, जो कि अपनी मांगों के कारण मीडिया की जम करके सुर्खियां बटोर रहे हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों में ऐसे दलों की भरमार है। हालांकि एनडीए में ऐसे करीब 3 दल है, जबकि इंडिया गठबंधन में वाम दल और सीपीआई छोटे छत्रप हैं, जो कि गठबंधन की बड़ी पार्टियों के लिए परेशानी बने हुए हैं। इंडिया गठबंधन में छोटे दलों की बड़ी ख्वाहिश अब सामने आने लगी है, जहां इंडिया गठबंधन में भाकपा माले, भाकपा और फिर भाकपा एम और वीआईपी और फिर एलजेपी जैसे
पार्टियां शामिल है। एक दिन पहले ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर के क्या बातचीत हुई ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन भाकपा माले ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भाकपा माले ने 45 सीटों की मांग की, जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अब तक मुकेश सहनी 10 से 11 सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में अचानक उनका 60 सीटों की डिमांड करना समझ से परे है। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में लालू नीतीश की सत्ता व समाप्ति होगी और फिर जनता का राज स्थापित होगा। बोधगया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनसुराज पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्ञान की भूमि बोधगया में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता करके बिहार की जन राजनीति को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नवंबर में लालू नीतीश युग का अंत होगा और फिर बिहार में जनता का शासन आएगा। उन्होंने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, लोकतंत्र में जहां पर जनता को मालिक माना जाता है, वहीं पर फॉरबिसगंज अररिया के फॉरबिसगंज के बीजेपी विधायक जनता के सवालों पर आपा खो बैठे। जब बीजेपी विधायक विधासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ढोलबज्जा पंचायत के नौटोलिया ईदगाह पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 3 करोड़ की लागत से बनने वाले पंचायत सरकार भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान गांव वालों से बहस हो गई। जहां शिलान्यास क्रम के साथ ही भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 11 साल की उपलब्धियों का बखान किया। मंचन केसरी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही साथ विधायक द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों, विशेष करके बजरंगबली मंदिर के उत्थान को लेकर के किए गए आश्वासन की याद दिलाई। विधायक को ये सवाल रास नहीं आया, नहीं भाया, यानी कि जनता का सवाल नहीं भाया। ग्रामीणों के इस सवाल जवाब से विधायक असहज उठे। जब लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मंदिर विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, तो फिर माहौल गर्माने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि विधायक ने उंगली दिखाते हुए हल्की बहस की और फिर कार्यक्रम स्थल से चलता बने निकल गए। दोस्तों, महागठबंधन को पप्पू यादव ने सलाह दी है। इशारों में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी के उस बयान पर करारा प्रहार किया है जिसमें तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की उम्मीदवारों की सूची उनको सौंपने का विचार किया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए कटिहार दौरे पर आए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के माई बाप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी हैं। इसका निर्णय कांग्रेस को लेना होगा। महागठबंधन के सभी साथियों को अपना अपना पार्टी के उम्मीदवारों पर विचार करने का अधिकार है। उन्हें हेडमास्टर बनकर के बेवजह अन्य दलों के राजनीति में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हालांकि इन बातों को रखने के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से पहले से महागठबंधन में महाभारत मच सकता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बयान से इसका आकलन लगाया जा सकता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सभी जानते हैं कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सभी संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक कर लिया गया है। भाजपा IT सेल को चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही चुनाव की तारीखों का पता चल जाता है। हम मामले पर नजर रख रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थानों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर वह प्रभावित होगी तो फिर कोई न्याय नहीं होगा। वहीं पर राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख के दावा किए जाने के बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का खाका है, यानी कि ये बात राहुल गांधी ने कही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये मैच फिक्सिंग और अगली बार बिहार में होगी। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और सवाल किया है कि 10 नवंबर 2020 को शाम को मतगणना क्यों रोकी गई और रात में फिर से शुरू की। पिछले 2020 के चुनाव में हमने सरकार बनाई थी, ECI ने इसे सही ठहराने के लिए 3 PC किए। शाम को मतगणना क्यों रोक दी गई या रात में इसे फिर से क्यों शुरू किया गया? जिन उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया था, उन्हें बाद में हारने वाला घोषित किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये धांधली हुआ था। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भोले बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। तेज प्रताप वाराणसी में हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राजद पार्टी और फिर परिवार से निकाले जाने के बाद पहली बार तेज प्रताप पटना से बाहर गए हैं। तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में तेज प्रताप
बाबा के दरबार में हैं और फिर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव के साथ उनके अंग रक्षक भी हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, माँ गंगा का निर्मल पवित्र घाट हो, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं और फिर बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो, हर हर महादेव बोलना ही होगा। तेज प्रताप यादव का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से और परिवार से निकाल दिया है। अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत गया जिले के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही घोषणा करें कि गुजरात से तमिलनाडु के लिए श्रमिक ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वे गुजरात में ऐसी घोषणा करेंगे तो कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। जब पीएम मोदी बिहार के भी प्रधानमंत्री है और गुजरात के भी, लेकिन गुजरात को गिफ्ट सिटी सोलर पार्क बुलेट ट्रेन दी गई है और फिर बिहार को सिर्फ मजदूर श्रमिक ट्रेन दी गई है। ऐसा भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा कि जनसुराज और फिर प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि बिहार को ऐसी ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है जिसमें हमारे बच्चे जानवरों की तरह बैठ करके दूसरे राज्यों में काम करने जाएं। बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और फिर रोजगार की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा कि जनसुराज पार्टी से स्वच्छ छवि वाले लोगों को ही टिकट मिले। इसके लिए जनसुराज पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन जिस तरह से हर प्रक्रिया में कोई ना कोई खामी होती है, उसी तरह अगर जनसुराज से कोई भी गलत व्यक्ति टिकट पा जाता है तो प्रशांत किशोर जनता से उसे वोट ना देने की अपील करते हैं। दोस्तों, बिहार में शादी करने के लिए सरकार लाखों रुपए दे रही है। कौन सी शादी, कौन ये शादी कर सकते हैं जिसको पैसा मिलेगा? चलिए हम बात करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार समाज में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए एक खास योजना चला रही है। इस योजना के तहत इंटरकास्ट शादी करने पर कपल को लाखों रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि इस योजना का नाम अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना है। इसके तहत अगर कोई युवक या फिर युवती इंटरकास्ट विवाह करता है, यानी कि अगर शादी में कोई एक पक्ष आरक्षित जाति यानी कि SC ST से हैं, तो फिर सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत सरकार इंटरकास्ट शादी करने पर कम से कम 1 लाख रुपए देती है। अगर शादी करने वाले लोगों में कोई दिव्यांग है तो फिर ये रकम 2 लाख रुपए भी हो सकता है। या वहीं पर अगर दोनों पक्ष दिव्यांग हैं और अंतरजातीय विवाह भी कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें 3 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। जहाँ ये रकम सीधे महिला या फिर दिव्यांग व्यक्ति के खाते में भेजी जाती है। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है। तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। लड़के की आयु कम से कम 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए। उनमें से एक SC ST जाति से होना चाहिए। दोनों आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होनी चाहिए, यानी कि BPL परिवार से। उसके बाद विकलांग होने की स्थिति में न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें। तो इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरकर के आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। या सबसे पहले ई-सुविधा पोर्टल पर रजिस्टर करें या फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें। नाम, पता, जाति, बैंक खाता और दस्तावेज जैसी आवश्यक जानकारी अपलोड करके फॉर्म जमा करें। अब सवाल है कि आखिर इसमें दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो इसमें आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू होगा तो, उसके बाद आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पति और फिर पत्नी की फोटो। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा देना नहीं बल्कि समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना है। सरकार चाहती है कि लोग जाति को देखे बिना शादी करें और फिर समानता की सोच अपनाएं। इस योजना से धीरे धीरे समाज में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार बिहारियत और युवाओं की चिंता में अक्सर आंदोलित और उद्वेलित करते लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीति पर इन दिनों सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल कोई महागठबंधन के नेताओं की तरफ से नहीं उठ रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीति की आलोचना करने वाले NDA के साथी दल के नेता हैं। साथ ही साथ आलोचना पर जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर भी उतर आए हैं, जो अक्सर चिराग पासवान की राजनीति की बड़ाई करते आए हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि चिराग पासवान को वास्तव में बिहार में एक बड़ी राजनीतिक भूमिका निभानी है तो उन्हें दिल्ली का मुंह त्यागना होगा और बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा।
इसके लिए सबसे पहले उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना होगा। ऐसा इसलिए भी कि बिहार में बड़ी भूमिका उन्हीं को मिलेगी जो यहाँ के लोगों के साथ ज़मीन पर जुड़ करके काम करेंगे, ना कि दिल्ली में बैठ करके राजनीति करेंगे। ये बात प्रशांत किशोर ने बिहार की उसी धरती पर कही है जहाँ पर कुछ दिन पहले चिराग पासवान अपनी राजनीति का झंडा गाड़ चुके हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े दलित नेता जीतन राम मांझी ने भी संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये कह डाला कि जो नेता वास्तव में मजबूत होते हैं वह ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, कमज़ोर लोग ही दिखावा करते हैं और ज़्यादा बोलते हैं। दोस्तों, जेठ के बाद आषाढ़ में भी आसमान से आग बरस रही है। सुबह, दोपहर और शाम में अधिक फर्क नहीं पड़ रहा है। तापमान के साथ आर्द्रता में वृद्धि से जलन महसूस हो रही है। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में 50 डिग्री के बराबर गर्मी महसूस हो रही है। यह गुरुवार सुबह से धूप का कहर जारी रहा, जहाँ हालांकि तापमान में हल्के बादल छाए रहे, या इसका अधिक असर नहीं रहा। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 जून तक बिहार के अधिकतर हिस्सों में लू चलने का अनुमान है। जब वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि पछुआ और फिर उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के प्रभाव से अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं पर न्यूनतम तापमान भी 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पिछले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। औसतन हवा की गति 2.0 किलोमीटर प्रति घंटा रही और फिर आर्द्रता 81% तक रही है। जी हाँ, उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जो धान की नर्सरी की तैयारी में सतर्कता बरतें और फिर ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। पशुओं को दिन में छांव में रखें और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वृद्ध, बच्चे और बीमार व्यक्तियों को इस समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना को गंभीरता से लिया है और जिला प्रशासन को 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बुधवार को दरभंगा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी कौशल कुमार और फिर एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से घटना की पूरी जानकारी ली और फिर बाद में पत्रकारों से बातचीत की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता जनता और फिर सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। जो भी इस सेतु को तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहां हमने अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि 48 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि घटना के 5 दिन बाद भी डीएमसीएच में भर्ती घायल कार्यकर्ताओं का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही को चिंताजनक बताया है और कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। अब सवाल है कि मामला क्या है, तो आपको बता दूं कि 7 जून को भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की उप मेयर नाजिया हसन के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने का ऐलान किया था। नाजिया हसन पर सोशल मीडिया पर आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से करने का आरोप है, जब प्रशासन ने इस जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि कार्यकर्ता जुलूस निकालने के लिए एकत्र हुए। इस दौरान नगर अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में जिला अध्यक्ष समेत करीब आधा दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना के 5 दिन बाद बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी घायल कार्यकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया गया है और न ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसे लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। दोस्तों, अब अपराधियों की खैर नहीं है। बिहार पुलिस अब सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तरह काम करेगी। दरअसल बात यह है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। अपराधी एक के बाद एक संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर अब बिहार पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तैयार हो गई है। इसके तहत अब बिहार पुलिस में कोर्ट नायब की तैनाती की जाएगी। दरअसल संगीन आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए अब बिहार पुलिस भी सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तरह कोर्ट नायब की तैनाती करने जा रही है। इसका उद्देश्य अदालत, थाना और जेल के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके न्याय प्रक्रिया को तेज करना है। इस व्यवस्था के लिए नए पद नहीं सृजित किए जाएंगे, बल्कि वर्तमान में उपलब्ध पुलिस बल से ही चयन करके तैनाती की जाएगी। राज्य के सभी थानों में एक सिपाही कोर्ट नायब के रूप में कार्य रहेंगे। इनकी तैनाती से संगीन अपराधों के ट्रायल में तेजी आएगी और फिर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी।
दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मामूली रूप से चोटिल विश्वास कुमार होश में है और फिर बोलने की स्थिति में है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास कुमार से बात की और फिर उनका हाल जाना, जहाँ विश्वास कुमार ने बताया है कि जब विमान क्रैश हुआ तब उनके पास वाला डोर खुल गया। जब उनके पास निकलने की जगह थी, उनके मुताबिक विमान के दूसरी तरफ वाला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया। उधर दीवार होने के कारण किसी को बचने का मौका नहीं मिला। मेरे आंखों के सामने उस तरह वाले लोग जिंदा जल गए। आग की लपटें मेरी तरफ भी आई, जहाँ मेरे हाथ का एक हिस्सा जल गया। मैंने कूद करके दूर भागने की कोशिश की, बच करके रोड तक गया और फिर लोगों को बताया। फिर एम्बुलेंस आई और मुझे ले गई। दोस्तों, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मोतिहारी में भूमाफियों और फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जब मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास भारत संकल्प कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सरावगी ने जनता को संबोधित करते हुए ये बड़ा बयान दिया है। जब मंत्री संजय सरावगी ने देश की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत दूसरे देशों से ऋण मंगाता था, लेकिन अब यही देश दूसरे को मदद के लिए खड़ा रहता है। ये मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि है। उन्होंने अपने विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही है। संजय सरावगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब जमीन कारोबारियों की माफियागिरी का अंत कर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग में सुधार के साथ साथ कार्रवाई भी हो रही है और जो अधिकारी नहीं सुधरेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जब मंत्री ने इस बयान से भूमाफियाओं में हरकत मचा दिया है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने का संकेत है। ये कदम भूमि विवादों को कम करने और फिर आम जनता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। दोस्तों, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज सर्किल में पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर के देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। जी आपको बता दें कि जिया पोखर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई ने सीमाई इलाके में सक्रिय अवैध नेटवर्क की पोल खोल दी है। जहां आपको बता दूं कि यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यह मामला उजागर होने से यह दर्शाता है कि किस तरह से नेपाल और भारत बॉर्डर इलाके में बड़ा खेल खेला जा रहा है। हम आपको इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल बात यह है कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज सर्किल स्थित जिया पोखर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये छापेमारी मलिन गांव पंचायत के गिलहाबारी गांव में की गई है, जहां एक व्यक्ति को बांग्लादेशी एजेंट के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस को शक है कि ये रैकेट भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस मामले में जिया पोखर पुलिस, ठाकुरगंज सर्किल और फिर जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया गया। जब पुलिस को मौके से कई फर्जी दस्तावेज, उपकरण और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। घटना के बाद कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति देश विरोधी है। दोस्तों, किशनगंज के सबसे बड़े मवेशी हाट लोहागड़ा में हर सप्ताह लगने वाला भीड़ भाड़ अब लोगों की मुसीबत बन चुकी है। जी हाँ, आपसे सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में खरीदारी करने जाना आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज की जो है, जैसे कि आपको बताया गया है कि लोहागड़ा हाट में, मवेशी हाट लोहागड़ा में हर सप्ताह भारी जाम लगती है। हर सप्ताह लगने वाला भीड़ भाड़ अब लोगों की मुसीबत बन चुकी है। घंटों तक लगने वाले जाम ने राहगीरों को बेहाल कर दिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे। जहाँ किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र में स्थित लोहागड़ा हाट, जहां हर सप्ताह हजारों की संख्या में लोग मवेशी खरीदने, बेचने और फिर खरीदारी करने आते हैं, अब जाम और ट्रैफिक व्यवस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। रविवार को जाम की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि दर्जनों वाहन घंटों तक फंसे रहे। राहगीर, व्यापारी, स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं सभी इस जाम से परेशान नजर आए। वहीं पर स्थानीय निवासी अरशद, शाहिद, अशफाक सहित अन्य लोगों ने बताया है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से लगातार बनी हुई है, लेकिन प्रशासन या फिर ट्रैफिक विभाग की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जहां अतिक्रमण और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन इस समस्या की मुख्य वजह मानी जा रही है। सड़क के किनारे
किनारे दुकानों द्वारा बड़ा चढ़ा करके कब्जा कर लेना और वाहन चालकों द्वारा मनमाने तरीके से पार्किंग करना, ये दोनों मिलकर के सड़क को संकड़ी बना देते हैं। आपको बता दें कि लोहागड़ा हाट में मवेशियों की खरीद बिक्री होने के कारण दूर दराज से किसान और फिर व्यापारी आते हैं, जिनके साथ बड़े वाहन, ट्रक और फिर ट्रैक्टर होते हैं। इन वाहनों के जमावड़े से सड़कें पूरी तरीके से जाम हो जाती हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पिकेट को एक्टिव करने और फिर स्थानीय पुलिसकर्मी की तैनाती की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी रहे तो फिर जाम पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोग ये भी चाहते हैं कि हाट क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग और फिर फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाए, ताकि पैदल चलने वालों को सुविधा मिल सके और जाम की समस्या खत्म हो सके। ये स्पष्ट है कि लोहागड़ा हाट किशनगंज जिले का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन सुविधाओं के अभाव और फिर प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये अब लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। यदि ट्रैफिक विभाग, नगर परिषद और फिर प्रशासन मिलकर के काम करे तो इस जाम की समस्या का अस्थायी समाधान संभव है और हो सकता है।